गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल माँ महाकाली क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी टेट, स्टेट टेट और भी सभी टीचिंग जितनी भी आपकी वैकेंसी निकलती है तो उनके लिए आपको साइंस चाहिए होता है। तो विज्ञान आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, और हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आपका सामग्री, मटेरियल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर और सब्सटेंस के बारे में। द्रव्य या पदार्थ इसे बोलते हैं। द्रव्य वह सामग्री जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे और जो दबाव डाल सके एवं अवरोध उत्पन्न करे। देखो, ऐसी सामग्री जिसमें आपका भार हो और जो स्थान ग्रहण करे। मान लीजिए कि आप कोई भी वस्तु को मान सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी स्थान ग्रहण कर रही हो और जिसमें कुछ भार हो, जो दबाव डाले एवं अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन हम ला सकते हैं और जो विभाजित किया जा सके, जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ऐसे सामग्री को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य। अब नेक्स्ट है आपका पदार्थ, सब्सटेंस। द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य के विभिन्न प्रकार को ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संगठन वाला होता है। देखो, जो पदार्थ होता है उसका एक निश्चित गुण होता है और संगठन होता है। जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, दूध, ऑक्सीजन, संगमरमर, चूना आदि। ये सारे क्या हैं? आपके पदार्थ। क्यों? क्योंकि इनका एक निश्चित गुण है और संगठन है। वस्तुतः संपूर्ण जगत द्रव्य तथा ऊर्जा से ही निर्मित है। आपका सारा का सारा जो संसार है उसमें आपको द्रव्य और ऊर्जा ही दिखाई देती हैं। इस विश्व के में हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के सजीव होते हैं, अजीव होते हैं और निर्जीव पदार्थ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखें तो द्रव्य को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला ठोस, जिसे सॉलिड बोलते हैं। दूसरा द्रव, जिसे लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा गैस। दूसरे शब्दों में पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहते हैं। किसी पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव या गैस उसके अंतराण्विक बल पर निर्भर करती है कि वो ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। उपयुक्त 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक प्लाज्मा तथा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी आधुनिक वैज्ञानिक जगत ने में पदार्थ को महत्वपूर्ण अवस्थाओं में ही माना है। मतलब ये 3 अवस्थाएं तो मानी हैं, इसके साथ साथ एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी आधुनिक वैज्ञानिक जगत में पदार्थ की महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। नवीनतम सूचनाओं के आधार पर पदार्थ की 15 से भी अधिक अवस्थाओं की वैज्ञानिकों द्वारा खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट है आपका ठोस, सॉलिड। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन निश्चित होते हैं। देखिए, ठोस के जो है आपके आकार और आयतन क्या होंगे? निश्चित। जैसे आपका लोहा होता है, मेज होता है, तो उसका आकार भी निश्चित होगा और उसका आयतन भी। ईंट होती है, पत्थर होते हैं, बर्फ होती है, मिट्टी होती है। ठोस वो वस्तु होती है जिसका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथककारी बल से सबल होता है, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है जो इन्हें के जो आपके कण होते हैं उनको पकड़े रखता है, तो वो किससे होता है? आपका पृथककारी बल से सबल होता है। तो पदार्थ ठोस अवस्था में ही रहेगा। इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है। सबल आकर्षण बल के कारण ही ठोस पदार्थों के अणु घने रूप से संकुलित होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समीप समीप, और उनकी आकृति भी निश्चित होती है और बिना कोई बाह्य बल उनकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता। नेक्स्ट अवस्था आती है आपकी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है?
तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जैसे दूध, पानी, तेल। द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा कैसा मिलेगी आपको? समतल। द्रव पदार्थ को बहने वाला द्रव भी कहते हैं। जब पदार्थ में आकर्षण बल जो होता है वो पृथक्कारी बल से कुछ ही सबल होता है, ठीक है, तो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है। इस तरह द्रव पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा रहेगा कमजोर। यही कारण है कि द्रव अवस्था पदार्थों को जिस आकृति के बर्तन में आप रखोगे वो उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। इनका घनत्व ठोस पदार्थों से कम होता है। देखो, द्रव क्या होता है? द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जैसे आप दूध को ले लीजिए, पानी या तेल, इनको आप जिस बर्तन में डालेंगे यह उसी का आकार ले लेते हैं। इनका अपना कोई भी आकार नहीं होता। नेक्स्ट है आपका गैस। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। जैसे हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। गैस अवस्था में पदार्थ को ना तो कोई आकार होता है और ना ही आयतन। गैसीय पदार्थ को आप जिस पात्र में रखोगे वो उसी का आकार और आयतन को ले लेगा। गैस का कोई पृष्ठतल नहीं होता। गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाली जा सकती है। इसी कारण गैसों को द्रव जैसा बहने वाला द्रव भी कहते हैं। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल पृथक्कारी बल से कैसा होता है? कमजोर। अभी तक द्रव में चाहे थोड़ा दिखता लेकिन था, इसमें तो कमजोर होता है, तो पदार्थ गैस अवस्था में रहता है। और इसी कारण गैस को गैस पात्र से निकाल देने पर वह वातावरण में चहुं ओर बिखर जाता है। इनका घनत्व द्रव पदार्थों से भी कम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्रव्य के प्रकार कि द्रव्य के क्या क्या प्रकार होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य या समस्त पदार्थों को आप 3 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हो। पहला होता है आपका तत्व, देन यौगिक और लास्ट वाला होता है आपका मिश्रण। तत्व, तत्व इंग्लिश में बोलते हो इसे आप एलिमेंट। तत्व वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। देखो, तत्व वह मौलिक पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक हो या रासायनिक विधि हो, किसी के भी द्वारा इसे ना तो दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित कर सकते हो और ना ही दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित कर सकते हो। दूसरे शब्दों में वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जिसमें कितने परमाणु होते हैं? केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना रहेगा, अर्थात सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक कैसा होता है आपका? समान। तो वो क्या कहलाता है आपका बच्चों? तत्व। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, हीलियम आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं? तत्व। इसमें क्या है? एक ही परमाणुओं से मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, इन्हें आप आगे किसी और परमाणु में विभाजित नहीं कर सकते। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है जिसमें 118वां तत्व है अनसेप्टियम। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं और शेष अन्य का संश्लेषण वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आपके तत्वों के भी प्रकार। तो तत्वों के प्रकार क्या होते हैं? तत्वों को उनके गुणों और धर्मों के आधार पर आप निम्नलिखित 2 मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हो। एक होती है धातुएं, दूसरी होती हैं अधातुएं। इनको धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जैसे कॉपर, आयरन, सिल्वर, मरकरी, स्वर्ण आदि। आधुनिक विचारधारा के अनुसार धातु वे तत्व कहलाएंगे जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या बनाते हैं?
धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर। जैसे के ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो वो धनायन हो गया। ऐसे ही कैल्शियम 2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े। अधातुएं, अधातुएं क्या होते हैं? इनको ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। जैसे गंधक, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। धातु प्राय ठोस या गैस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन जो है वो द्रव है। अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ब्रोमियम ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या हो गया? Br-। ऐसी ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन करे तो O2-। अब है आपके धातवान या उपधातुएं। धातवान या उपधातुएं, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन्हें आप उपधातु या धातवान कहते हो। जैसे ऑर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम आदि। उल्लेखनीय है कि लगभग 80% जो तत्व होते हैं वो धातु और 20% जो तत्व होते हैं वो होते हैं अधातु। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड आदि कुछ धात्विय तत्व हैं। पारे व गैलियम के अतिरिक्त सभी धात्विय तत्व सामान्य ताप पर क्या होते हैं? आपके ठोस। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, गंधक आदि कुछ अधातु जो होते हैं वो होते हैं आपके तत्व। उत्कर्ष गैसें जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन आदि भी अधात्विक तत्व हैं। ब्रोमीन के अतिरिक्त सभी अधात्विक तत्व ठोस या गैस है। केवल ब्रोमीन ही एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यौगिक क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में अगर रासायनिक संयोग किया जाए तो बनता है, और जिस उचित अनुपात विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले अवयवों में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है और जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसका अनुपात सदैव 1:8 होता है। अर्थात H2O में H/O = 2:16 यानी 1:8। नेक्स्ट आता है आपका मिश्रण। मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बन जाता है, और जिसके अवयवी पदार्थों को सरल यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा आप अलग भी कर सकते हो। जैसे पीतल, तांबा तथा जस्ते का मिश्रण, शरबत, जल तथा चीनी का मिश्रण, और वायु, अनेक प्रकार की गैसें, धूल, कणवें, जलवाष्प का मिश्रण है। अब आते हैं आपके मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के अवयवी पदार्थों की प्रकृति तथा बने मिश्रण के गुण व संगठन के आधार पर आप मिश्रण को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित कर सकते हो। पहले आता है आपका समांगी मिश्रण, जिसे होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। संपूर्ण समांग मिश्रण का संगठन या रचना एक जैसी होती है। इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से आप नहीं देख सकते हो। जैसे चीनी का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन, अमोनिया गैस का हवा में विलयन, नमक का जल में विलयन आदि। नेक्स्ट है आपका 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी समांगी होता है। जैसे अल्कोहल और जल का मिश्रण समांगी होता है। इसी प्रकार वायु भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा ऑर्गन इत्यादि का समांगी मिश्रण होती है। नेक्स्ट है आपका विषमांगी मिश्रण। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान ना हो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसकी रचना एक जैसी भी नहीं होती। इसके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमा स्पष्ट आपको दिखाई देगी। जैसे आप रेत और जल को मिलाइए, रेत तथा लोहे को मिलाइए, पेट्रोल और जल को मिलाइए, ये कैसे मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अब मिश्रण के जो घटक होते हैं उन्हें कैसे
पृथक्करण होता है, कैसे सेपरेट करते हैं? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। पहली विधि है उध्रुवपातन विधि, सब्लिमेशन। कुछ पदार्थ जैसे कि कपूर, अमोनियम क्लोराइड आदि, जिनको गर्म करो तो ठोस अवस्था से सीधे ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें उध्रुपातित हो सकने वाले अवयव विद्यमान हो को उध्रुपातित ना होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए उध्रुपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपकी वर्णलेखन। किसी मिश्रण के विभिन्न संघटकों को अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है और वह विभिन्न भिन्न अधिशोषक वस्तु पर अलग अलग स्तरों पर अधिशोषित होती है, फलस्वरूप वे पृथक हो जाते हैं। इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है और इसका प्रयोग डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में तथा रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका निस्यंदन, जिसे आप फिल्ट्रेशन बोलते हो। यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग आप करोगे। निलंबित कणों के अनुसार अलग अलग निस्यंदकों का प्रयोग करते हैं। भूगर्भ जल इस विधि द्वारा पृथ्वी की कई परतों से होता हुआ हम तक पहुंचता है। नेक्स्ट होता है आपका क्रिस्टलीकरण। इस विधि में अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है। इसमें उपस्थित अशुद्ध मिश्रण को उचित विलायक से मिलाकर गर्म किया जाता है, वह फलन द्वारा छाना जाता है और उसके बाद विलयन को आप ठंडा कर लोगे। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इस विधि में प्रयोग समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करने में किया जाता है। आशवन, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः आप ठंडा करने के प्रक्रम को आशवन कहते हो। यदि मिश्रण में विभिन्न घटकों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर हो तो यह काफ़ी अधिक अच्छा होता है। इसमें वाष्प को कहीं अन्यत्र पाइप द्वारा भेजकर ठंडा या संघनित कर लेते हैं। अशुद्ध जल इस प्रक्रम द्वारा तैयार कर लिया जाता है। अशुद्धियाँ उबालने के बर्तन में ही रह जाती हैं। भाप आशवन, इस विधि में उन कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो कि जल में अविलय होते हैं परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्राय अपने क्वथनांक पर अपघटित भी हो जाते हैं, जैसे मैथिल, एथिल, एस्टिल्डिहाइड, एसीटोन, एथिल अल्कोहल आदि को पृथक करने के लिए भाप आशवन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आशवन, ऐसे मिश्रण जिनके संघटकों के क्वथनांक में कम से कम अंतर हो का पृथक्करण करने के लिए मिश्रण का प्रभाजी आशवन करते हैं। भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल आदि को इस विधि से पृथक कर लेते हैं। पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड। पृथक्करण सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इस विधि का प्रयोग मिट्टी के तेल में से जल का पृथक करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण सिद्धांत के अनुसार दूध से क्रीम निकालते तथा कपड़े की मशीन से कपड़ों को निचोड़ा जाता है। जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हों कि ये छानक पात्र से बाहर निकल जाएं, तो इन कणों को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। इसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, जैसे नींबू पानी, सोडा वाटर आदि। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस व गैसीय विलयन भी मिले होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगता होती है। उदाहरण के लिए आप नींबू का जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। नेक्स्ट है आपका विलायक।
विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे आप बोलते हो विलायक। इसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। नेक्स्ट होता है आपका विलय। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला हो उसे आप विलय बोलते हो। इसकी मात्रा प्राय कम होती है। अब विलयन के गुण। विलयन समांगी होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आप इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हो। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजरी रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठेंगे, अर्थात विलयन स्थायी है। नेक्स्ट है विलयनों के प्रकार। विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा पर इन्हें तनु, सांद्र या संतृप्त विलयन कहा सकते हैं। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। पहला होता है आपका संतृप्तता के आधार पर विलयनों को आप दो भागों में बांटते हो। पहला होता है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक द्रव में विलय ठोस की किसी ताप पर अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन यह वह विलयन है जिसमें विलय की मात्रा उस ताप पर संतृप्तता की आवश्यक मात्रा से कम होती है, और इसमें जो आपकी संतृप्त विलयन होता है वो किसी ताप पर अधिकतम संभव संभव मात्रा उपस्थित होती है। और अब असंतृप्त विलयन क्या होता है? अतः असंतृप्त विलयन में और अधिक विलय मिलाने से वह तब तक घुल जाता है जब तक कि विलयन संतृप्त ना हो जाए। नेक्स्ट है आपका निलंबन। विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वह निलंबन कहलाता है। यह एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण नहीं घुलते बल्कि माध्यम के समिष्ट में निलंबित रहते हैं। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी और बालू के कणों को जल में हिलाने पर निलंबन प्राप्त होता है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन रुक जाता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन निलंबित कणों को विलयन से अलग कर सकते हैं। निलंबन में विलायक कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोटि का होता है और विलय कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर कोटि का होता है।